बिहार में गठबंधन तोड़ने में बीजेपी का नहीं है कोई हाथ। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का बयान, कहा खुद साथ आए हैं नीतीश। नीतीश सरकार को चुनौती देने वाले पीआईएल पटना हाईकोर्ट में खारिज याचिका दायर कर विपक्ष ने सरकार गठन को दी थी चुनौती। बड़ी पार्टी को न्योता नहीं देने का लगाया था आरोप। महागठबंधन टूटने के बाद शरद यादव की नाराजगी नहीं हुई है खत्म। शरद ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, काले धन पर सरकार को घेरा। पनामा पेपर लीक को लेकर भी सवाल। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने संभाला कार्यभार, कहा जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। बालू माफिया और पॉलिटिकल फंडिंग पर कड़ी नजर। बेतिया में बक्से में बंद मिला लड़की का शव, मृतक के गर्दन पर है जख्म के निशान। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रांची के सीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। गुस्साए छात्रों ने गेट पर लगाया ताला। कम अटेंडेंस पर लगाई गई फाइन और फॉर्म न भरने दिए जाने से नाराज। मुरकुंडा पटरातू मुख्य मार्ग पर रामगढ़ में भूधसान, कभी भी बंद हो सकता है यातायात। 1 साल पहले भी सड़क निर्माण पर उठे थे सवाल। फिर विवादों में झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स। हार्ट पेशेंट्स को परोसे गए खाने में मिला कीड़ा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में एनडीए की सरकार पर पहली प्रतिक्रिया रखी है और कहा कि हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। जी हां, अमित शाह की तरफ से ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी स्थितियां बनी है उसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है। नीतीश ने खुद लालू को छोड़ा है। बिहार में महागठबंधन टूटने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। जी हां, नीतीश ने खुद लालू से पीछा छुड़ाया। और ऐसे में अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, पहले जरा वो सुन लीजिए। बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है भाई। एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बटाकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। बिहार में हमने कोई दल नहीं तोड़ा है भाई। एक सेकंड, हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बटाकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। तो अमित शाह के बयान को आप सुन रहे थे। जी हां, पहली प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से इन तमाम घटनाक्रमों के बाद सामने नजर आई। लखनऊ में तमाम चीजें जो बयानों के रूप में सामने आई, जिसमें अमित शाह ने ये कहा कि हमने किसी दल को नहीं तोड़ा है और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी और स्वेच्छा से उन्होंने ये स्थितियां बनाई, जिसके बाद ये जो आरोप तमाम सवालों के तौर पर सामने रखे जा रहे थे, उनका जवाब देते हुए अमित शाह, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने किसी को निकाला नहीं, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया। और ऐसे में ये आरोप लगाया जाना बेबुनियाद है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ रहा होगा। साफ किया अमित शाह ने कि बीजेपी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई हाथ नहीं था। नीतीश कुमार खुद इन हालातों को बनाते हुए नजर आए क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने किसी को पार्टी से निकाला नहीं और ये उनकी इच्छा और स्वेच्छा थी। हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश ने खुद लालू का साथ छोड़ा, ये कहा अमित शाह ने। बिहार गठबंधन टूटने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। दलित और यादव सब हमारे कार्यकर्ता हैं। ऐसे में ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। और नीतीश खुद लालू से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। अमित शाह ने यह भी कहा, तो क्या हम बंदूक की नोक पर नीतीश कुमार को ये कहते कि आप इन हालातों को बनाए रखिए? ये सब तथ्यहीन चीजें हैं और निरर्थक बातों का कोई जवाब नहीं होता है। और ऐसे में उन्होंने अपने पक्ष को साफ किया और कहा कि दलित और यादव सब हमारे कार्यकर्ता हैं
और हमने कोई दल नहीं तोड़ा है। नीतीश ने खुद लालू का साथ छोड़ा, वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। और जदयू नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में। अमित शाह ने ये जवाब दिया कि कोई हस्तक्षेप नहीं था और उसमें बीजेपी का कोई हाथ भी नहीं था। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक क्रम बदले हैं, घटनाक्रम, क्या कहेंगे आप? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जो परिस्थितियां बिहार की थी वो महागठबंधन को तोड़ने का या महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल को अलग करने का कहीं से कोई सवाल नहीं था। जो जनादेश की भावना थी उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जी से जो अपेक्षाएं जनता की थी उस कसौटी पर महागठबंधन खरा नहीं उतर सक रहा था और इसलिए नीतीश कुमार जी ने बार बार पार्टी प्रवक्ताओं के जरिए उनको ये संदेश भिजवाया कि इस पर त्वरित निर्णय लीजिए। उन्होंने निर्णय लेने के बजाय हठधर्मिता का परिचय दिया और अंततः विवश होकर के हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा और निश्चित तौर पर ये फैसला, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कतई कोई भूमिका नहीं है। तो राजीव रंजन जी, बेबुनियाद और निरर्थक बातें हैं जो इस वक्त सामने उठाई जा रही हैं या रखी जा रही हैं? देखिए, ये हताशा में ऐसी बातें कही जा रही हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर वो आत्ममंथन करेंगे तो उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको राजनीति में उन्होंने उतारा है। अगर भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के सवाल पर जन आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय उनकी राह और कठिन होने जा रही है और मुझे लगता है इस पर उनको जरूर विश्वास करना चाहिए कि जनता की जो भावना है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। राजीव रंजन जी, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो कुछ वक्त इंतजार करते देखते, लेकिन इस्तीफा देते हैं, उधर से सामने से आपको सपोर्ट का ऑफर आ जाता है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेंगे। देखिए, सवाल तो हर सूरत में उठते रहेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल है कि जनता ने एक अस्थायी लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया। अस्थिरता के लिए अगर कुछ घंटे भी अगर हम बर्बाद करते हैं तो विकास की गाड़ी की निरंतरता को सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी। और इसलिए जो कुछ भी आप लोगों की बहुत पहले से एक स्ट्रेटेजी बन रही थी, बयान भी सामने आ रहे थे और लगता था कि आप सॉफ्ट कॉर्नर हैं बीजेपी की तरफ और सडन कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, हम निश्चित तौर पर चाहते थे कि महागठबंधन नहीं टूटे। हम बार बार प्रवक्ताओं के जरिए ये बात कह रहे थे कि उन्हें पब्लिक डोमेन में अपनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग किसी समझौता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि महागठबंधन को बनाए रखा जाए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो भी स्थितियां हुई बिहार के लिए वरदान बन करके ये परिस्थिति उभरी है। राज्य और देश दोनों जगह समान प्रकार की सरकारें बनी हैं और इससे संसाधनों के वितरण से लेकर राज्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो विकास को लेकर के एक अनवरत जो पीड़ा है, जो वेदना है राज्य की, उसको एड्रेस करने के लिए इससे माकूल कोई वक्त नहीं है। तो राजीव रंजन जी, आखिर में एक बेहद छोटा सा सवाल और संक्षेप में आपसे जवाब भी चाहेंगे। इन तमाम चीजों से इतर अब विकास की अगर बात कर ली जाए तो बयान हर मौके पर हर तमाम स्थितियों में आते रहते हैं, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि इससे हटकर अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी की पहचान वही है। अगर दोनों गठबंधनों में आप देखें तो विकास और देखेंगे अगर बिहार में, तो पहली बार जो प्लानिंग कमीशन को लेकर के सवाल उठे, जो फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स को लेकर के सवाल उठे, स्पेशल पैकेज, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर के बिहार की चिंताएं उभरी, पूरी तरह से सकारात्मक जो विकास का एजेंडा है नीतीश कुमार जी का पूरा 12 वर्षों का जो कार्यकाल है उस पर केंद्रित रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, जिनका यह कहना था कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो इस तरह के बयान सामने रखते हैं और सवाल उठा रहे हैं और सवाल हर परिस्थितियों में उठाए जाते रहेंगे, लेकिन इससे इतर अब सिर्फ फोकस जो है वो बिहार के विकास को लेकर है। और अमित शाह ने जो बयान दिया है कि बिहार गठबंधन टूटने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं था, ये पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि ऐसे हालात बिहार में बन गए थे जिनमें काम करना मुश्किल हो रहा था और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के हित में ये कदम उठाया है। इसमें बीजेपी का कहीं से कोई हाथ नहीं है। तो हमने कोई दल नहीं तोड़ा है, अमित शाह ने आज ये बयान दिया और नीतीश ने खुद लालू का साथ छोड़ा है।
और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अमित शाह का बयान इन 4-5 दिनों के घटनाक्रम के बाद आया है कि कोई ये सवाल न उठाए कि बीजेपी ने महागठबंधन को तोड़ा और बिहार में परिस्थितियां बदल गईं। अब उनसे ये पूछिए कि साहब आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और भाजपा के खिलाफ जो है मैंडेट मिला था, मगर स्क्रिप्ट अगर पहले से लिखा हुआ नहीं था तो विधि ने मतलब आवर जो है कैसे सब सुनियोजित ढंग से होता गया। 10 मिनट में पीएम का ट्वीट आ जाता है, फिर जो है भाजपा विधायक दल का बैठक जो है जदयू के बाद होता है और जहां इस्तीफा दे के आते हैं मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अपना विधायक दल का बैठक छोड़ के यहाँ ज्वाइंट बैठक में करने के लिए आते हैं। सिद्दीकी साहब अभी राजीव रंजन जी फोन पर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने आखिरी दम तक महागठबंधन को बचाने की कोशिश की लेकिन आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। बात असल ऐसा है कि ये तो अब जनता जान रही है। अब देखिए, मान लीजिए कि नीतीश जी ने खुद कहा था कि साहब हमने तो इस्तीफा मांगा नहीं था। एक तो उन्होंने सार्वजनिक बयान इस्तीफा के बाद दिया। फिर दूसरी बात है कि थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि हमसे किसी भी तरह हमारे कार्यशैली पे अगर किसी तरह की नाराजगी थी, इतनी नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो आप 1 दिन का मौका देते, 2 दिन का मौका देते और जो गठबंधन था उनके नेताओं को बैठाते और स्थिति स्पष्ट करते और उसके बाद अगर मेटलाइज नहीं होता तो आप या तो अपना इस्तीफा दिए रह जाते और नहीं तो फिर दूसरे को नेता चुनते। सिद्दीकी साहब, आपको आभास था कि पहले से ये सब चीजें हो रही हैं? ये जो आभास था, मगर लगता नहीं था कि इतनी बड़ी डकैती हो सकती है कि जो जनता का मैंडेट है बीजेपी। अब बताइए, बीजेपी के खिलाफ वोट ला के जनता ने मैंडेट दिया हमको सरकार बनाने के लिए, हम हो गए आउट और जो जिसको जनता ने किया था आउट वो हो गया इन। तो अब जिस तरह का नीतीश जी का जो एक्ट हो रहा था, चाहे नोटबंदी में हो, सर्जिकल स्ट्राइक में हो और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव में हो, वगैरह वगैरह, तो सिद्दीकी साहब लेकिन आप क्या नहीं मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने इस्तीफा दे दिया होता तो ये गुंजाइश भी इनके पास नहीं बचती, ये बहाना भी नहीं मिलता शायद? भाई कौन, अच्छा आप मान लीजिए कि हम पे कोई आदमी दुश्मनागत से कोई केस कर दे, मैं डकैती का, चोरी का, रेप का, तो अब कोई आदमी पॉलिटिकली कर दे हम उस पर इस्तीफा दे दें। अब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफा मांगा नहीं, और फिर मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि 40 मिनट हमारी बातचीत हुई, उसमें भी हमने नहीं मांगा, हमने कहा कि अपना स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। राज्य हित में महागठबंधन को बचाने के लिए ये गुंजाइश अगर की जाती तो शायद तस्वीर अभी कुछ और होती। सिद्दीकी साहब देखिए, बात असल ये है कि जो मुखिया है उनकी जिम्मेदारी न ज्यादा है। अब अगर आप अगर पद का लोभ नहीं था तो 1 घंटे के अंदर सारा एपिसोड मतलब खत्म कैसे हो गया? और अमित शाह के यहाँ मिले नहीं है क्या नीतीश जी? मोदी जी से बातचीत नहीं हुई है क्या? तो स्थिति स्पष्ट करें कि साहब हम 1 घंटा जो है हम अचानक गए और हमको जो है गोद में ले लिया लोगों ने। तो सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड था, मतलब पटकथा लिखी जा चुकी थी, ड्रामा का रिहर्सल हो रहा था और ड्रामा जो है 1 घंटे में समाप्त हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप तब भी थे और अब भी हैं। ये कहा जा रहा है कि हमने ऐसे हालात नहीं बनाए, हमारा कोई हाथ नहीं है जिससे महागठबंधन टूट गया, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो स्क्रिप्टेड थी
बताने के लिए और दिखाने के लिए भले कुछ बातें रखी जा रही हैं। बिहार में नई सरकार गठन के खिलाफ दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में 3 PIL दाखिल किए गए थे, जिसमें बड़हरा विधायक सरोज यादव की याचिका की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की, साथ ही मुंबई केस का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया गया। आरजेडी विधायक सरोज यादव और अन्य ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें नीतीश सरकार के गठन और राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने आज अपने विभाग का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि वे दुर्भावना से काम नहीं करेंगे। वहीं अगर जांच के दौरान कोई सबूत मिलते हैं तो दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। इसके साथ ही बालू माफिया और पॉलिटिकल फंडिंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पहला हमारा हमला जो बालू माफिया है, बड़े पैमाने पर जो बालू माफिया वो अवैध बालू की निकासी कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल और ये बालू माफियाओं के भरोसे चल रहे हैं। विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल की जो पूरी पॉलिटिकल फंडिंग का जो स्रोत है वो बालू माफियाओं के भरोसे है। तो उसकी भी हम लोग उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और कल से अभियान प्रारंभ हो गया है। और विकास ये दूसरा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिना करप्शन पर नियंत्रण के विकास की बात नहीं हो सकती है। तो बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। मांझी का कहना है कि अगर हमारी पार्टी हमको सरकार में शामिल कर लिया जाता तो एनडीए गठबंधन और मजबूत होता और बिहार के विकास में नई सरकार को अच्छे तरीके से काम करने में सहयोग मिलता। बिना सुविधा के हम लोग 2 बरस से चल रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा हौसला तो बुलंद है। अगर सुविधा प्रदान होगी तो एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा, अगर नहीं होगा तो जैसे चल रहे हैं वो चलेंगे। लेकिन बाकी बात की चर्चा हम लोग कर लिया है। कोई नाराजगी किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं, बल्कि हम आह्लादित हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका मिला है और लोगों को सजेशन देना चाहते हैं कि ये मौका का लाभ उठा करके अगले 40 महीना जो बच गया है उसमें बिहार को 20 महीना में जो दुर्गति हुई है उससे निकाल ले गाड़ी को और पटरी पर एकदम सरपट दौड़ा दे। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री के तौर पर बीजेपी कोटे से मंत्री राणा रणधीर सिंह ने आज 10:15 बजे पदभार ग्रहण किया और पदभार संभालने से पहले राणा रणधीर ने पूजा पाठ किया और ग्रह नक्षत्र को देखकर ही नियत समय पर वो ऑफिस पहुंचे। रणधीर सिंह ने सबसे पहले दरवाजे को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर कुर्सी की भी पूजा की। सहकारिता मंत्री ने महाराष्ट्र मॉडल को अपनाने की बात कही है, साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य और परेशानियों से राहत दिलाने को प्राथमिकता बताया। जो कि कोऑपरेटिव अपने आप में बहुत इनोवेटिव डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ करने की और अपार संभावनाएं जिसको कहते हैं उस तरह का विभाग है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। उसमें अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका गांव के किसानों को मजबूत करने में, गांव को मजबूत करने में, उसको सक्षम बनाने में ये अपनी भूमिका निभाएगा। टीम यहाँ की अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, जो जानकारी मिलती रही है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है और कई बार जब महाराष्ट्र और गुजरात गया तो वहाँ देखा है कि वहाँ का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम करता है, कई चीनी मिलें चलाता है और जिसकी इच्छा हम लोग रखते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं बिहार में। वैशाली में जिला प्रशासन ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया हुआ है। गंगा किनारे कई घाटों पर प्रशासन ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पुलिस या कार्रवाई के बाद बालू लदे कई नाव गंगा नदी से पकड़े गए और पुलिस प्रशासन के साथ खनन विभाग के अधिकारियों ने घाटों पर ये कार्रवाई शुरू की है। अभियान के दौरान दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, साथ ही कई नावों को भी जब्त किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कार्रवाई की हम दिखा रहे हैं। और अब बात सावन की चौथी सोमवारी की कर लेते हैं। तो आज सावन की चौथी सोमवारी और इस मौके पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान वैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए कांवरियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। करीब 10 किलोमीटर तक भक्त कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने कांवरियों की सुविधा में इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चौथी सोमवारी है सावन की आज और शिव मंदिरों में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ आपको बताते चलें, झारखंड के 4 शहरों की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। गढ़वा, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम और गुमला, जहां पर पहले सुबह से ही तमाम शिव भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंचकर जलार्पण और जलाभिषेक करते हुए। शिव मंदिरों में ये जनसैलाब तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, बाढ़, मधेपुरा और अररिया की तस्वीरें, जहां पर ये तमाम शिव भक्त जो हैं वो कतारबद्ध होकर के अपने परिवार और समाज के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। तो पटना, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें देखिए। इन भले ही स्थान अलग अलग हों, लेकिन शिव भक्तों की भक्ति एक समान ही है और वही आस्था का जनसैलाब तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो इस बार ये अद्भुत संयोग है कि सोमवार से ही सावन की शुरुआत हुई है और सावन का अंत भी सोमवार से ही होगा। 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और ये चौथी सोमवारी, जिसमें पहले सुबह से ही तमाम शिव भक्त जो हैं वो कतारबद्ध होकर शिवालयों में जलार्पण करते हुए देखे जा सकते हैं।